हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं एक और नया कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम लोगों ने एक छोटी सी चीज़ पढ़ी थी कि हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं चॉइस मेकिंग बिहेवियर। किसका? एक इंडिविजुअल यूनिट का और एक एग्रीगेट यूनिट का। इंडिविजुअल यूनिट का मतलब होता है किसी एक पर्सन से रिलेटेड। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं उसे बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम यही सारी चीज़ें यानी एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इशू पढ़ते हैं एग्रीगेट यूनिट के बारे में यानी पूरे देश से रिलेटेड, तो उसे हम क्या पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है भाई, आज हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, माइक्रो मैक्रो को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ बेसिस लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिस है डिराइव्ड। जो माइक्रो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड के माइक्रोस से लिया गया है। किससे? ग्रीक वर्ड के माइक्रोस, MICROS, जिसका मतलब होता है स्मॉल। और ऐसे ही जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर जो मैक्रो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के मैक्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज। यानी यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ेंगे स्मॉल लेवल पे, और मैक्रो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो किस में पढ़ने वाले हैं? लार्ज लेवल पे। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। यानी अगर एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे देश के बारे में बात कर रहे हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है भाई, अब बात करते हैं, अच्छा हाँ, एक छोटी सी चीज़ और, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया था? ओइकोनोमिया से। वो भी क्या था? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था। और ऐसे ही जो दो वर्ड हैं माइक्रो और मैक्रो, ये किससे आए हैं? माइक्रोस और मैक्रोस से, जहाँ पर माइक्रोस का मतलब स्मॉल होता है और मैक्रोस का मतलब लार्ज होता है। ठीक है, चलो भाई सेकंड देखते हैं, यहाँ हम स्टडी क्या करते हैं। ठीक है, जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या आती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं, इकोनॉमिक इशू एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम आते हैं। माइक्रो में हम ये पढ़ते हैं स्मॉल लेवल पे, एक इंडिविजुअल के लेवल पे, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं लार्ज लेवल पे। लार्ज लेवल का मतलब क्या है? पूरे देश के लेवल पे। ठीक है, यानी यहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इशू होंगे वो पूरे देश के होंगे। ठीक है, चलो भाई अब आगे हम पढ़ते हैं एनालिसिस। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमी में हम क्या एनालिसिस करते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसमें हम सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या? चॉइस मेकिंग बिहेवियर, यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या रहने वाला है। ठीक है, यहाँ चॉइस मेकिंग बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं किस लेवल पे? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का मतलब होता है एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक फर्म या एक इंडस्ट्री। यहाँ पर सिंपल सी बात है, सिर्फ एक को प्रायोरिटी दी जाती है, अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर, अ फर्म और अ इंडस्ट्री, एक के बारे में। लेकिन यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जहाँ हम एग्रीगेट यूनिट की बात करते हैं वहाँ पर ऑल कंज्यूमर, ऑल प्रोड्यूसर और ऑल फर्म के बारे में पढ़ा जाता है। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, इसलिए ये वाला पोर्शन माइक्रो कहलाता है और ये मैक्रो कहलाता है। अच्छा, एक चीज़ और अगर आपने नोटिस की हो तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसमें इस वाले पार्ट को माइक्रो, इस वाले पार्ट को हमने मैक्रो पढ़ा था। ठीक है, यानी इस डिफरेंस से आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे आप। ठीक है, चलो भाई अब फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, डील। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करती है? ठीक है भाई, यहाँ देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल से डील किया जाता है। तो इंडिविजुअल की इनकम, ठीक है, इंडिविजुअल की इनकम, इंडिविजुअल की सेविंग और इंडिविजुअल की आउटपुट की बात की जाती है। यानी इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल सेविंग, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाती है तो वह नेशनल बात हो जाती है, यानी देश की बात हो जाती है। तो यहाँ पर आएगा नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग, नेशनल आउटपुट। क्लियर है ये सारी चीज़? ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम। हमने एक छोटी सी चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आ जाती माइक्रो लेवल पे क्या प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोला जाता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज को ढंग से एलोकेट कैसे किया जाए, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो इसलिए हमें यहाँ प्रॉब्लम क्या दी जाती है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके अंदर फर्दर 3 तरीके की प्रॉब्लम आती है। पहली व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरी फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी एज अ प्रोड्यूसर
आपके पास 3 प्रॉब्लम आएगी। पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस, किस गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करूं और कितनी क्वांटिटी में करूं। दूसरी क्या आती है, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, उस गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरीके से प्रोड्यूस करूं, ठीक है, यानी किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। अब देखो हमारी इकोनॉमी के अंदर 2 तरीके की टेक्नोलॉजी होती है, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वर्कर्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है वहाँ पर मशीनों का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आपके पास ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ या लेबर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ। तीसरा अपने पास क्या आ जाता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मैं प्रोडक्शन किसके लिए करूं, मतलब मेरा फाइनल कंज्यूमर कौन होगा, वो छोटे बच्चे होंगे या बड़े होंगे, ओल्ड होंगे, अडल्ट होंगे, मेल होंगे, फीमेल होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो ये 3 प्रॉब्लम है किसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। वहीं जहां हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वहां हम किस लेवल की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, पूरे देश की। तो देश की प्रॉब्लम क्या हो सकती है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर भी डिस्कस करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमें पता है लिमिटेड हैं, तो देश के भी जो संसाधन होते हैं वो भी तो लिमिटेड ही होते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती कैसे उन रिसोर्सेज को एनहेंस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम क्या आ गई, रिसोर्सेज को क्या करना है, हमें ग्रोथ, उनको बढ़ाना है, ठीक है। दूसरा क्या, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करना है ताकि वेस्टेज कम से कम हो और उनसे ज़्यादा आउटपुट निकाला जा सके, ठीक है। थर्ड फिर अपने पास आ जाती है वही छोटी प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी जो काफ़ी सालों से प्रॉब्लम है, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि अभी भी हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो डेवलपमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। चलो भाई अब आगे डिस्कस करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई अल्टरनेटिव नेम है जिस नाम से हम इसे जानते हैं, इसका नाम है प्राइस थ्योरी। यानी हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी के नाम से भी इसे जानते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम थ्योरी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनकम थ्योरी का रिलेशन किसके साथ है, तो आप कहोगे जी मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। प्राइस थ्योरी का रिलेशन किसके साथ है, आप कहोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक बात और कि इसे प्राइस थ्योरी क्यों बोला जाता है, ध्यान से सुनो, इसे प्राइस थ्योरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होता है। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे डिमांड, सप्लाई और फिर एक मार्केट इक्विलिब्रियम बनेगा, तब जाकर लास्ट में फाइनल क्या निकलता है, प्राइस। आई बात समझ में, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राइस थ्योरी, ठीक है। इस तरफ इसको क्या बोला गया, इनकम थ्योरी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, लेवल ऑफ इनकम निकालते हैं, जिससे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनता है या लेवल ऑफ प्रोडक्शन बनता है। आई बात समझ में, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इनकम थ्योरी, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है माइक्रो मैक्रो के बीच में डिफरेंस, तो इतना इनफ है, 2 3 4 5 6 यही पॉइंट लिखने हैं आपको, मैक्सिमम 5, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, लेकिन देखो ये वाला पोर्शन यानी थ्योरी और वेरिएबल, यहाँ से एमसीक्यू आते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से किस आइटम को माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेते हैं और किस आइटम को मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम कौन सा लेवल होता है, जहाँ इक्विलिब्रियम वो लेवल होता है जहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम 2 इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बेस्ट सिचुएशन, ठीक है। और बेस्ट सिचुएशन कहाँ मिलेगी, कंज्यूमर को कहाँ मिलेगी, जहाँ वो कम प्राइस पे मैक्सिमम गुड्स को परचेज कर ले, बाई कर ले। और प्रोड्यूसर को कहाँ मिलेगी, जहाँ उसकी कॉस्ट कम से कम हो और रिवेन्यू सबसे ज़्यादा हो, यानी उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होता है उस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, पार्शियल, क्या बोला जाता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और यहाँ पर जब मैक्रो लेवल पे पढ़ते हैं तो वहाँ कैसा होता है, ये जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है। अब इसे पार्शियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ जो इक्विलिब्रियम निकाला जाता है वो सिर्फ 1 फैक्टर के ऊपर बेस्ड होता है, और यहाँ जो होता है वो ऑल फैक्टर के ऊपर बेस्ड होता है। जितने भी फैक्टर होते हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन सब के ऊपर जो बेस होता है उसे बोलते हैं जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का लिंक किससे है या इसका रिलेशन किससे है, तो आप क्या कहोगे, पार्शियल का माइक्रो से है और जर्नल का मैक्रो से है। अब आगे डिस्कस करते हैं एग्रीगेशन, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एग्रीगेशन कहते हैं, एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सम्मेशन होता है, ठीक है। अब एग्रीगेशन
यहाँ माइक्रो में क्या एग्रीगेशन होता है? कहता हाँ जी, एग्रीगेशन यहाँ पर भी होता है लेकिन लिमिटेड पार्ट होता है, और मैक्रो के अंदर ये वास्ट होता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ हम डिमांड पढ़ते हैं लेकिन एक एग्रीगेशन होने के बाद एक मार्केट डिमांड भी कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, ठीक है। ऐसे ही सप्लाई यहाँ पढ़ते हैं। अब एक बहुत सारे इसी गुड्स के अगर बहुत सारे कस्टमर हो जाते हैं जो उसे सप्लाई करते हैं, कस्टमर हो जाते हैं और उस गुड्स की डिमांड करते हैं तो उसे बोलेंगे मार्केट डिमांड। और एक ही गुड्स के बहुत सारे जो प्रोड्यूसर हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मार्केट सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसके अंदर जैसे डिमांड और सप्लाई, ठीक है। डिमांड थोड़ी ज़्यादा हो जाए, सारे के सारे लोग एक गुड्स की डिमांड करें तो उसे बोलेंगे मार्केट डिमांड, ठीक है। सारे के सारे प्रोड्यूसर एक गुड्स की सप्लाई करते तो उसे क्या बोलेंगे? मार्केट सप्लाई, ठीक है। लेकिन यही ये मैक्रो के अंदर क्या बन जाता है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पर जो डिमांड है उसका मतलब क्या है? इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स हैं उन सारे के सारे गुड्स की अगर डिमांड होती है तो उसे बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स हैं, ठीक है, चाहे वो फर्नीचर हो गया, चाहे आपके सीमेंट वगैरह हो गई, ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्री है उन सब की सप्लाई, उन सब की प्रोडक्शन करने वाले लोगों की अगर सप्लाई का जोड़ दिया जाए उसे बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। चलो इसको एक बार थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। हम देखते हैं हमारे पास से 3 तरीके के गुड्स हमारी इकोनॉमी में, बस 3, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हम मान लेते हैं हमारे पास 3 तरीके के गुड्स हैं, G1, G2, G3, ठीक है। और हमारे पास ये बहुत सारे कौन है? कंज्यूमर है, ठीक है, जिसको हम कस्टमर बोल सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, जब एक पर्सन, एक सिंगल पर्सन, ठीक है, ये ध्यान से सुनो, जब एक सिंगल पर्सन किसी गुड्स की डिमांड क्रिएट करता है उसे बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ डिमांड। क्या बोलेंगे? डिमांड। जब एक कंज्यूमर एक गुड्स की डिमांड क्रिएट करता है उसे हम क्या बोलेंगे? डिमांड, ठीक है। जब एक गुड्स को परचेज करने वाले सारे के सारे कंज्यूमर डिमांड क्रिएट करते हैं, यानी ये सारे के सारे, तो ये कहलाती है मार्केट डिमांड। इतनी बात आई समझ में? यानी अगर एक सिंगल कंज्यूमर किसी गुड्स को बाय करेगा, उसकी डिमांड क्रिएट करता है, उसे हम बोलते हैं वैसे इंडिविजुअल डिमांड। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। और जब उस गुड्स को बाय करने वाले सारे के सारे कंज्यूमर आ जाएं तो उसे क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड, ठीक है। अब आप सोचोगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है कि मार्केट में अवेलेबल सारे के सारे गुड्स को कंज्यूम करने वाले, सारे के सारे गुड्स की डिमांड क्रिएट करने वाले लोगों की एग्रीगेशन डिमांड को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। यानी इन सारे के सारे गुड्स को बाय करने वाले ये सारे के सारे लोगों के द्वारा क्रिएट की गई डिमांड को क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड। आई बात समझ में? इसे देखो, एग्रीगेशन तो होता है जहाँ देखो ये सिर्फ डिमांड, और ये जो एग्रीगेशन हुआ इसे क्या बोला हम लोगों ने? मार्केट डिमांड। और ये जो कंप्लीट ये क्या कहलाया? एग्रीगेट डिमांड। इसलिए इसका एग्रीगेशन क्या है? कम, और ये पूरा एग्रीगेशन क्या है? ज़्यादा। इसलिए कहा गया कि यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लिमिटेड डिग्री है एग्रीगेशन की, और यहाँ पर वास्ट डिग्री है। आई बात समझ में? तो एक बार इसे ध्यान से समझ लेना। चलो भाई, अब आगे वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9, थ्योरी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर है ना सीधे सीधे MCQ आते हैं। यहाँ कभी डिफरेंस नहीं पूछा जाता, यहाँ से MCQ पूछा जाता है कि एक सिंपल सी बात बताओ कि ये वेरिएबल किस में आती हैं और ये थ्योरी किस में पूछी जाती है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, ठीक है। किस किस चीज़ की बात करता है? थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर इकोनॉमी की वेलफेयर के बारे में बात की जाती है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में बात की जाती है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। सिर्फ एक सिंगल वर्ड है जहाँ से आपका 1 मार्क्स कट सकता है। तो इकोनॉमिक वेलफेयर का रिलेशन किसके साथ है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशन किसके साथ है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बात क्लियर है? चलो भाई, अब आगे देखते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हमें पता है क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना। एक ही गुड्स उसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो माइक्रो में आता है। और या मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपके पास जितने भी गुड्स आपने सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो वो थ्योरी किसके अंदर आएगी? मैक्रो के अंदर। तो माइक्रो की थ्योरी क्या क्या हुई? थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। इस तरफ आ जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी थ्योरी है? यहाँ पर है सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ
इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट है, पूरा कंप्लीट लिख लेना, स्पेस नहीं था इसलिए मेंट नहीं लिखा है। तो क्या, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर दो थ्योरी और आती हैं, एक थ्योरी ऑफ कंजप्शन, दूसरी थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा दो थ्योरी और है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ की बात की जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और वेलफेयर की बात की जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट आया समझ में। ठीक है, अब एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ लेते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कहता है वो आइटम्स जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ से वही MCQ ही आते हैं। डिमांड, ठीक है, यहाँ क्या आ गया, डिमांड। अगर आपसे कोई डिमांड पूछे तो आप क्या कहोगे जी, माइक्रो इकोनॉमिक का वेरिएबल है। लेकिन अगर आपसे कोई एग्रीगेट डिमांड पूछे तो आप क्या कहोगे, मैक्रो का है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, मार्केट डिमांड भी माइक्रो का है। सप्लाई अगर आपसे कोई पूछता है या मार्केट सप्लाई पूछता है, दोनों के दोनों किससे रिलेटेड है, माइक्रो से। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पूछेगा तो वो मैक्रो से रिलेटेड है। क्लियर है ये बात। चलो भाई, अब आगे देखते हैं, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस की अगर बात की गई, ठीक है, सिंगल कॉमोडिटी और इसके प्राइस की बात की गई तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यही रीजन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता था, प्राइस थ्योरी। ठीक है, चलो भाई अब आगे देखते हैं। यहाँ पर दो छोटी छोटी चीज़ें और निकलती हैं, यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकलता है। ठीक है, इसके अलावा कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की भी बातें की जाती हैं। ठीक है, तो अगर इन वेरिएबल के बारे में कभी पूछ लिया जाए कि भाई प्रोड्यूसर सरप्लस किससे रिलेटेड, आप कहोगे जी माइक्रो से। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस किससे रिलेटेड है जी, क्या कहोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। इस तरफ आ जाते हैं, अगर आपसे टोटल कंजप्शन और सेविंग की बात की जाए, टोटल कंजप्शन या टोटल सेविंग वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल है। एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, वो भी यही है। ठीक है, डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी गैप, ये भी किससे रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। उसके बाद गवर्नमेंट बजट की अगर बात की जाती है, ठीक है, देखो गवर्नमेंट बजट, जहाँ पर गवर्नमेंट की बात आ जाए, देखो देश को हैंडल करने का काम कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम आ गया तो वो किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की बात की जाती है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की जाती है, वो भी किस में आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई बात समझ में। अच्छा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट भी देख लो, होता क्या है, देखो हर देश को किसी दूसरे देश के साथ कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ती है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने और बेचने पड़ते हैं। ठीक है, अब जो भी उन्होंने गुड्स खरीदे और बेचे हैं उनके सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को एक जगह लिखना होता है, और जहाँ पर उस सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को लिखा जाता है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक बात समझ में। हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें हम मैक्रो में पढ़ते हैं तो आपके ज़्यादा काम की भी है नहीं अभी, ये 12th क्लास में काम आएंगी। ठीक है, ये सारा का सारा क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस, एक बार आप इसे प्रॉपर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या लोग पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमी के बारे में, कि इकोनॉमी क्या है, टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।